ठीक है, एक बार हो जाए तो बेसिकली कल क्या कर रहे थे हम लोग, कल हम लोगों ने DNF लोग वाला चैप्टर जो है हमने वो स्टार्ट किया था मेरा बेटा। ठीक है, सो उसमें हमने जितना मैंने तुम लोगों को कितना सिखाया था, मैंने उसमें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा दी थी, टी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम याद करा दिए थे तुम लोगों को, आई होप याद करके आए हो, एटॉमिक नंबर याद है तुम लोगों को 21 से 30 का, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद है। महकदीप मैग्नीज, पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, फिर आगे चलूंगी, बी रेडी। महकदीप आपकी टर्न है, पहले आप मुझे ये बताइए मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा? हम 3d5 4s2। वेरी गुड, शाबाश। एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25। ठीक है, आर्गन 18 3d5 4s2। ओके, कोबाल्ट +3 की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? प्रतीक, प्रतीक। कोबाल्ट अगर +3 में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? बाकी सारे बच्चे निकालो, किसी का भी नंबर आ सकता है। मैम आर्गन 3d7 4s2। वो तो कोबाल्ट की होगी, अगर कोबाल्ट +3 में है फिर क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल लू तो क्या होगी प्रतीक? आर्गन 3d4 4s2। लगा दू क्या चाटा? 4s में से निकालोगे, 3d में से निकालोगे इलेक्ट्रॉन को? 3d5 मैम। 3d6 हो जाएगा। 3d6 आएगा। ठीक है, 3d6 हो जाएगा। ओके, टाइटेनियम +4 में बताना आकाश, टाइटेनियम +4 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3d0। आर्गन 18 हो जाएगा। Yes, ठीक है, ma'am. वेरी गुड। तो बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए ये वाली, इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो लगभग लगभग क्लास में 6-7 बच्चों को पता है, तो 6-7 बच्चों को ही पढ़ना है, मेरी क्लास में मत आया करो आप लोग, ठीक है? और जो बच्चे पहली वाली क्लास में एब्सेंट मतलब कल थे, तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख के आया करो, एंड प्लीज अपना डेटा वेटा बचा के रखो, वरना क्लासेस का कोई सेंस ही नहीं बनता। रिकॉर्डिंग से मेरे को तो मजा नहीं आता, अगर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखूं, तुम लोगों को पता नहीं कैसे मजा आता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चूज किया है कि तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है, तो आप लोगों को डेटा बचा के रखना है। प्लीज टॉक टू योर पेरेंट्स कि डेटा मत खत्म करो। तुम्हारे सिबलिंग्स अगर खत्म कर देते हैं, तुम कहीं और यूज कर लेते हो, या पेरेंट्स कहीं और यूज कर लेते हैं, प्लीज टॉक टू देम। अगर नहीं है तो मेरी बात करा दो उनसे। फोन खराब है, जुगाड़ करो, आई डोंट नो। अगर आपको क्लास में आना है तो यू हैव टू अटेंड द कंप्लीट क्लास। आप लोगों के बैच में बेटा बहुत दिक्कतें आ रही हैं टीचर्स को, बहुत ज्यादा। आप लोग क्लासेस नहीं लगाते हो पूरे पूरे टाइम के लिए, ठीक है? और किसी का इंटरनेट खत्म हो रहा है, किसी का डेटा खत्म हो रहा है, किसी का फोन का इशू आ रहा है। तो बच्चों आप लोगों को जब बताया गया था यहाँ आने से पहले, तो शायद आप लोगों ने ही बोला था ना कि हम क्लासेस लगा सकते हैं। तो आप एक तो अपना जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम रिजोल्व करो फोन वाला, अगर है तो किसी का दिक्कत, बेशक कुछ का भी है। दूसरी चीज, क्लास में पूरी क्लास बैठोगे, अगर मुझे दिख गया जब मैं आ गई हूं और मेरे जाने से पहले कोई चला गया, आई विल मार्क एब्सेंट। तीसरी बात, और अगर मुझे दिख गया अपकमिंग टेस्ट में तुमने से किसी भी बच्चे ने भी चीटिंग मारी है, फिर तो बेटा तुम मेरा दूसरा रूप देखोगे। अभी तो मैं बड़े प्यार से पेश आती हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है? बेशक तुम्हारा स्कोर आए 300 में से 50 नंबर, मुझे खुशी है, मैं खुशी खुशी आई विल एक्सेप्ट दैट स्कोर। मैं आपको 50 से 100 पे लेके जा सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे अभी बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं चीटिंग से, तो तुम पीछे धकेले जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? मैं बार बार, पता है ना क्यों बोलती हूँ ये चीज?
तुम्हारे भले के लिए बोलती हूँ, ताकि तुम आगे लाइफ में जाओ तो कुछ अच्छा ही करो। बहुत बच्चे बेटा देखते हो तुम लोग गूगल से, पता नहीं क्या प्रसाद मिलता है, क्या खुशी मिलती है तुम लोगों को। चलो चलो फटाफट गूगल बाबा खोलो, एकदम देखते हो मत करना आज के बाद। अगर देखते हो तो नंबर ही तो कम आएंगे। कौन सा मैं जिसको ज्यादा नंबर आ रहे हैं अवार्ड दे रही हूँ क्या किसी को अवार्ड? बताना एक बार। दिए का मैंने टॉपर को? मैंने मैकबुक दिलाया क्या टॉपर को? बताओ, नहीं दिलाया ना। तो मेरे लिए तो तुम सारे ही बराबर हो। बल्कि अगर कम आ रहा है तुम्हारा स्कोर, मैं गाइड कर पाऊंगी, बाकी तुम्हारे मेंटर्स तुम्हारे टीचर्स तुम्हें गाइड कर पाएंगे। लेके आ जाते हो 140 40 150 नंबर, पिटाई कर दूंगी अगली बार लेके आए तो। ठीक है, मतलब चीटिंग से लेके आए थे, क्योंकि मैंने तुम्हारा वाइवा ले लेना, मैं बता दे रही हूँ, फिर कहोगे मैम। चलो आओ। अरे यार अच्छे से पढ़ो मेरा बेटा। तो सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। आज मैं क्या पढ़ाऊंगी, आगे कंटिन्यू करेंगे मेरा बेटा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बताना है मैंने, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी भी कर देंगे आज, और ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट भी हम लोग आज कवर करेंगे। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरा बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये याद है ना सबको? 4 सीरीज है, 3D 4D 5D 6D, ठीक है। और मैंने ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन वाली भी बताई थी। नवाबी क्यों करे रजा, रुकावटें राह में, रुकावटें नहीं, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगे और पिटाई होगी। ठीक है, टोटल आई गेस 12 एलिमेंट्स थे, जिसमें एस में 1 इलेक्ट्रॉन था, पैलेडियम को छोड़ के। पैलेडियम में एस में 0 इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। ठीक है, चलिए आइए। ओके, उसके बाद मैं चलती हूँ डायरेक्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। मैंने तुम्हें एटॉमिक और मेटेलिक रेडियाई करवा दिया था, राइट? याद है ना तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहा था, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यू कैन से मेटल मेटल बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। तो मैंने तुम्हें बोला था जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं बेटा, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट काफी हार्ड होता है। अगर मैं एल्कली मेटल से कंपेयर करूं तो वहां पे एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ना डी ब्लॉक में तो काफी सारे हैं, है ना? 5 है ना, 6 है, इतने सारे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो वो हार्ड होगा। अगर हार्ड होगा तो मतलब मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो हार्ड होगा ना आपका मेटल, तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए, बॉईल करने के लिए। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं ट्रांजिशन मेटल से। ठीक है, अगर मैं एल्कली मेटल्स की बात करूं तो बड़े वो सॉफ्ट होते हैं। जैसे सोडियम को तुमने देखा होगा लैब में, एकदम नाइफ से मजे से काट देते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें है ही नहीं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब मैम ये बताओ हमें यहाँ पे पॉइंट्स क्या याद करने हैं? तो सबसे पहले मेरा बेटा तुम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है? अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मेटल मेटल बॉन्डिंग बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3D सीरीज में हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? दिख रहा है 3D सीरीज में पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी को दिखा रहा हो, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे कौन है? क्रोमियम। W कहाँ है? 3D में बोला भाई, क्या देख रहे हो तुम लोग? क्रोमियम। ठीक है, अगर मैं 4D सीरीज की बात करूं तो आपको जो पॉइंट्स मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ आपको वही। किसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है? आपका मोलिबेल्डिनम का। मोलिबेल्डिनम। और 5D सीरीज में किसका है? टंगस्टन। टंगस्टन। ठीक है जी, प्लीज माइक एक बार म्यूट कर लीजिए मेरा बेटा। अगर मैं बोलूं डी ब्लॉक एलिमेंट में किसका है सबसे ज्यादा? देखो किसका है? टंगस्टन भैया जी का है हाई मेल्टिंग पॉइंट, है ना? बोलो क्या कहते हो?
ठीक है, उसके अलावा Yes, ma'am. और देखो और क्या क्या चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, और चीजें यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट दिख रही हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं रीनियम और रेहेनियम और ओस्मियम का कंपैरिजन करूं, यहाँ पे देखो, या इसको भी छोड़ो, पहले और आओ, यहाँ पे नजर दौड़ाओ। अगर मैं 3D सीरीज में मैग्नीज का देखूं या 4D सीरीज में मैं टेक्नीशियम का देखूं, तो वहां पे जो ग्राफ है उसमें क्या दिख रहा है तुम लोगों को? डिप दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम ये बोल सकते हो मैम डिप क्यों दिखाई दे रहा है? मैग्नीज में तो 3D5 4s2 होता है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें तो मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन देखो ना ग्राफ डिप आते हुए दिखाई दे रहा है। अगर मैं टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज का तो सबसे कम दिख रहा है आप लोगों को, देखो ना, Yes, ma'am. दिख रहा है। तो मैग्नीज और इसमें टीसी, इनका क्या है मेल्टिंग पॉइंट, क्या है मेरा बेटा? थोड़ा सा कम है। देख रहे हो, डिप देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों है? ड्यू टू हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड D5 कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि D में 5 इलेक्ट्रॉन है विच इज हाफ फिल्ड। स्टेबल है ना, अगर स्टेबल है तो मेरा बेटा वो क्या करेगा? वो इतना ज्यादा क्या नहीं करेगा, मेटल मेटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब उतना ज्यादा उनका मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। इसकी वजह से इनके जो मैग्नीज और टेक्नीशियम के होते हैं वो लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एज कंपेयर टू बाकी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ग्राफ में डिप, हालांकि होना कैसे चाहिए था? ऐसे होना चाहिए सॉरी, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, और फिर देखो घट रहा है। घट क्यों रहा? आगे जाके घट क्यों रहा है? क्योंकि आगे जाके क्या हो रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं, क्योंकि पेयरिंग होनी चालू हो गई है ना। इधर देखो, D 1 2 3 4 5 6 में पेयरिंग होगी तो 4 अनपेयर्ड होंगे, 7 में 3 अनपेयर्ड, 8 में 2 बचेंगे, 9 में 1 बचेगा, और D तक में 1 भी नहीं बचेगा। ठीक है, बोलो हाँ के ना। तो यानी कि अगर मैं बोलूं लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपको किसका दिख रहा है डी ब्लॉक में? जिंक, कैडमियम और जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। और देखो यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी मैं इस ग्राफ में से निकाल के पॉइंट्स तुम लोगों को लिखवा दी। रेनियम और ऑस्मियम में किसका ज्यादा है? आप लोगों को ध्यान रखना है, रेनियम का जो है ऑस्मियम से क्या है मेरा बेटा? ज्यादा है। देखो जी, ठीक है। उसके अलावा और तुम्हें क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखो, अपने पास डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक ग्रुप होते हैं, ठीक है, 3 से लेकर 12 तक। हाँ सो मैं बोलो बेटा। मैम क्रोमियम और मैग्नीज दोनों के जो है डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट और मैग्नीज का कम कैसे देखो, हुआ? क्योंकि क्रोमियम में होता है मेरा बेटा 3D5 4s1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसके अनपेयर्ड, एक ये भी तो है, तो टोटल 6 हो गए ना मेरा बेटा। यस मैम। ठीक है, हाँ। तो क्रोमियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मैग्नीज से कई ज्यादा है मेरा बेटा, कई ज्यादा है। मैग्नीज का इतना मेल्टिंग पॉइंट देखने को नहीं मिला जितना क्रोमियम को देखने को मिला है। ये हमारे सामने एनसीईआरटी ने एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिख दिए हैं, जिसको हम क्या कर रहे हैं? जस्टिफाई कर रहे हैं। अब तुम्हारे डी ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं? 3 से 12। तो एक बार देख लेते हैं क्या हाल है। तो मेरा बेटा अगर मैं 4 से लेकर 10वें ग्रुप की बात करूं, 4th ग्रुप में कौन आता है, कोई मुझे बताएगा? 4th ग्रुप में यही आता है ना, 4th में टाइटेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, टाइटेनियम से चालू हो जाता है। तो अगर मैं 4 ग्रुप से 10वें ग्रुप तक जाऊं तो उसमें बेटा क्या है? 3D 4D 5D, मतलब 5D वालों का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? ज्यादा ही। एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? कंक्लूड कर रहे हैं कि चौथे से यानी कि 4th to 10th ग्रुप में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 5D सीरीज का ज्यादा होगा, फिर 4D का उससे कम होगा, और सबसे कम किसका होगा मेरा बेटा? 3D का होगा। इसका रीजन भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरा बेटा ये तो होगी 4 to 10 की बात। ग्रुप नंबर 3 में क्या होगा? ये याद रखना है तुम लोगों को, याद रखना है।
ग्रुप नंबर 3 में क्या होगा मेरा बेटा? स्कैंडियम, ग्रुप नंबर 3 में होगा तुम्हारा स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, फिर यट्रियम का और फिर लेंथनम का। ग्रुप नंबर 4 में क्या होगा? ग्रुप नंबर 12 में क्या होगा? लास्ट वाला जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक का सबसे ज्यादा, फिर कैडमियम का और फिर मरकरी का। ध्यान से सुनिएगा मेरी ये बात। देखो इधर, यहाँ पे तो दिखाई भी नहीं दे रहा, इधर देखो ना, जिंक, कैडमियम, मरकरी एनसीईआरटी के ग्राफ में छुपा पड़ा, देख रहे हो तुम? ठीक है, तो इसीलिए, लेकिन वो पूछ सकता है कई बार, वो पूछ सकता है बिल्कुल तुमसे। अगर मैं बात करूंगी बेटा ग्रुप नंबर 11 की, तो ग्रुप नंबर 11 की बात करूं तो कॉपर का होता है सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, फिर गोल्ड का होता है और सिल्वर का होता है। तभी हम सिल्वर की वायर्स नहीं करते हैं यूज घर में, देखिए क्या, सुनिए, चांदी की वायर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है उसका। ठीक है मेरा बेटा? सो ये वाली चीजें जो है आप लोगों को क्या करनी है मेरा बेटा, पता होनी चाहिए। ठीक है जी, बोलो। Yes, ma'am. तो यहाँ एक Yes, बार मैं फिर ma'am. रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या करना है, जरा ग्राफ को नजर दौड़ाओ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे मेरा बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। यस, एक्सेप्शंस भी आपको दिखाई देंगी। तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट होगा, 4D में मोलिब्डेनम का और 5D में टंगस्टन का। ठीक है जी। मैग्नीज और टेक्नीशियम का हमारे अकॉर्डिंग ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि उसमें 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनका ग्राफ में डिप देखने को मिला है। अब एनसीईआरटी ने तो डिप दिखा दिया, हमने ये एक्सप्लेनेशन दी कि क्योंकि बेटा वो हाफ फील्ड है, स्टेबल है, तो उनका जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना होना चाहिए। इस वजह से उसमें जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिला है दैट विल बी लेस। ठीक है, रेनियम और ओस्मियम में रेनियम का ज्यादा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 4 यानी कि टाइटेनियम वाले से लेकर 10th वाले ग्रुप तक, वहां पे 3D का सबसे कम, 4D का और 5D का। आपको ग्राफ भी दिखाई दे रहे होंगे ना, ग्रीन वाला ऊपर है, ब्लू वाला नीचे और रेड वाला उससे नीचे है। ठीक है, ग्रुप नंबर 12 में जिंक का सबसे ज्यादा, फिर कैडमियम, मरकरी। ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथनम। क्लियर है? पहले स्कैंडियम का, फिर उससे कम यट्रियम और सबसे कम लेंथनम का। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। ग्रुप नंबर 11 में कॉपर, देन गोल्ड, देन सिल्वर। हो जाएगा? Yes, ma'am. ठीक है, और लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी का। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट। सॉफ्ट। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन कराती हूँ। आप लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि मैं हमेशा कराती हूँ क्लासेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो इसके भी हम ढेर करके क्वेश्चंस करेंगे। आपको कुछ डीपीपीज में भी देना स्टार्ट करूंगी, तो जो पहले वाली डीपीपी किसी ने ट्राई नहीं करी वो अब कर लेना, हो जाएगी तुम लोगों से इस क्लास के बाद। ठीक है, जैसे ये पूछा था इन्होंने, करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको मेल्टिंग पॉइंट का। तो मैग्नीज और आयरन में से तो आयरन का ज्यादा होगा, मैग्नीज में तो डिप देखने को मिल रहा है। टेक्नीशियम और रुथेनियम में किसका ज्यादा होगा? टेक्नीशियम, रुथेनियम का। Technician. अरे नहीं, टेक्नीशियम में तो ग्राफ में डिप आ रहा है ना, ये देखो, ये देखो। ठीक है, और उसके बाद रीनियम और ओस्मियम में रीनियम का ज्यादा होगा। यस मैम। कौन सा ऑप्शन है सुहानी? ऑप्शन डी। हरमीत कौन सा ऑप्शन है? हरमीत कोर है क्या क्लास में? हरमीत, महकदीप, मनप्रीत। Yes, ma'am. D option. हाँ हरमीत बोलो, हरमीत बोलो। D option, ma'am. हाँ, वेरी गुड, डी ऑप्शन। क्लियर है सबको? अब तुम नहीं बोलोगे, तुम्हारा नाम चिल्ला चिल्ला के बुलवाऊंगी तुमसे। ठीक है, हो जाएगा? यस Yes. मैम। चलो, उसके बाद हेडिंग डालो बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसको जितना लिखा हुआ एक बार लिख लो, फिर मैं आप लोगों को इसको समझाती हूँ कि ये क्या है।
देखो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, जैसे तुम्हारा मेटल का लैटिस है ना, जैसे मैंने अभी सोडियम का दिखाया था तुम्हें पिछली क्लास में, है ना। लैटिस मतलब जहाँ पे 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है, आयंस का 3D अरेंजमेंट होता है, उसको हम लैटिस बोलते हैं। तो ये मेटल का लैटिस है ना। तो यहाँ पे मेटल लैटिस में मेटल्स होंगे, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. यस मैम। तो एक बात बताओ, आपको ये देखना है कि आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स इन मेटल लैटिस एंड कन्वर्ट मेटल एटम इनटू गैसियस एटम। अभी ये सॉलिड उसमें है फेज पे, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये जो मेटेलिक लैटिस है इसको ब्रेक करने के लिए और किसमें कन्वर्ट करने के लिए, गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब गैसियस फेज में। अभी तो ये पास पास है, जब तुम एनर्जी दोगे तो वो क्या होंगे, गैसियस फेज में, यानी कि दूर दूर होंगे। और इस टाइम पे जो तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगी मेरा बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या होगी, एटोमाइजेशन। एंथैल्पी मतलब एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। Yes, तो एंथैल्पी, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, ध्यान से सुनो, जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है क्या है, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा सॉलिड फेज में है, आपका जो मेटेलिक लैटिस है सब पास पास होंगे, है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई के बीच में। और अगर तुम एनर्जी देके उसको गैसेस फेज में चेंज करो तो जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। ठीक है जी, अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किस पे डिपेंड करती है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोल सकती हूँ yes, ma'am. कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी तो उतना ज्यादा तुम्हें एनर्जी देना पड़ेगा टू कन्वर्ट, टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स, कन्वर्ट इनटू गैसियस एटम। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए मैम, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उस केस में एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी, है ना, यही होगा ना। और जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, जिंक में, जिंक का क्या है, लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। क्या कहते हो, बात सही है। अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो जिंक का सबसे लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे D10 होता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इसलिए लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। उसके बाद तुम ये बोल सकते हो कि मैम फिर सबसे हाई तो क्रोमियम का हो गया, क्योंकि क्रोमियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपने कहा था सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, इधर आओ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेबल, इधर आओ, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वेनेडियम हैज, वेनेडियम 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 हैज, सपने में भी तुम्हें बोल दिया ये चीज, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। किस्मत अच्छी हुई, क्वेश्चन यहीं से ही आएगा। ये नहीं पूछेगा कि किसकी होती है, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को घुमा के देगा। अभी वो क्वेश्चन क्या होगा वो तुम्हें तब पता चलेगा, थोड़ा सा आगे मैं पढ़ा दूंगी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेनेडियम की क्या होती है, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। होनी किसकी चाहिए, क्रोमियम की। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेटा के अकॉर्डिंग ये देखने को मिला कि वेनेडियम का जो मेटेलिक लैटिस है उसमें जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है, उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन किसका है, वेनेडियम का, और वो 3D सीरीज का ही पूछते हैं। रीजन क्यों है इसका पूछने का, क्योंकि जो एनसीईआरटी की टेबल में आपको दे रखा होता है वो उसी में से ही क्वेश्चन को वहां से फ्रेम करता है। तो सबसे कम जिंक, सबसे ज्यादा वेनेडियम। ठीक है, उसके बाद देखो ये एक एनसीईआरटी वालों ने ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ में तुम्हें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे बेसिकली क्या है, एनर्जी दी हुई है, और यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है तुम्हें, एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, बेसिकली एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दिखा रहे हैं तुम लोगों को। ठीक है, तो देख रहे हो आप, जो ये रेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 5D सीरीज को, ब्लू वाली 4D सीरीज को, और ये 3D सीरीज को।
तो यहाँ पे आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि 4D एंड 5D सीरीज में 4D एंड 5D सीरीज में एलिमेंट्स हैज फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब 4D और 5D सीरीज के मेंबर में मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा बेटर तरीके से होती है एज कंपेयर टू 3D। ऐसा क्यों है, सोच के देखो, ऐसा क्यों है? एक बात बताओ, 3D ऐसा है 4D से ज्यादा बड़ा साइज का होगा और 5D से और बड़ा साइज का होगा। तो अगर बड़ा साइज का, तो मुझे एक बात बताओ, 4D के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पकड़ में होगी या नहीं होगी? अगर मैं लास्ट शेल की बात करूं तो होगी मैम। कम पकड़ होगी ना, बिकॉज क्या है, साइज बड़ा है, डिफ्यूज्ड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूजली बाउंड होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इजिली पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसमें? मेटल मेटल बॉन्डिंग में, जिसकी वजह से आपके 4D और 5D सीरीज में मेटल मेटल बॉन्डिंग जो है देखने को ज्यादा मिली है। या तुम एक और तरीके से भी बोल सकते हो कि 4D से नीचे जब आप 5D में जाते हो तो 4f में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की ताकत होती है वो ज्यादा होता है। ये भी एक रीजन है कि ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग होता है। आप ये वाला कर लो जो अभी बोला है, या पहले वाला कर लो। मैं पहले वाले की एक्सप्लेनेशन लिखवा देती हूँ कि 4D एंड 5D ज्यादा डिफ्यूज्ड होते हैं। डिफ्यूज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्प्रेड आउट होती है, स्प्रेड आउट होती है, बड़ा हो गया ना साइज। तो अगर स्प्रेड आउट है तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, बोलो। और अगर लूजली बाउंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन इजिली पार्टिसिपेट करेंगे। बेटा एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ये सब मैं फर्क बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, लेकिन ये चीजें पेपर में आएंगी तो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो सिर्फ लिख दिया कि भाई साहब मेटल मेटल बॉन्डिंग फ्रीक्वेंट होती है, रीजन नहीं दिया उसने कुछ। रीजन हम दे रहे हैं, रीजन हमें देना है। उसने तो बता दिया, उसने तो एक्सपेरिमेंटल डेटा लिख के छोड़ दिया। ठीक है, लिख लिया? चलो आओ, अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे, जो डेंसिटी का ऑर्डर है वो क्या है? 4D 5D सीरीज वालों की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 4D, ठीक है, और 4D की ज्यादा है 3D से, ठीक है। तो ऐसा हो क्या रहा है, याद करो, 3D से 4D से 5D में जा रहे हो, तो मैंने कहा था 4D और 5D सीरीज का जो एटॉमिक रेडियाई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो डाउन द ग्रुप साइज वाला फैक्टर तो इतना नहीं बढ़ रहा जितना मास का फैक्टर बढ़ रहा है, यस और नो? और हमें पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास का वॉल्यूम, मास वाला फैक्टर ज्यादा रैपिडली बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसीलिए जो ऑर्डर है डेंसिटी का वो क्या है? ये है। बोलो हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। तो आप प्लीज लिख लिया करो, अगर आपने मेरी कही हुई बात नहीं सुनोगे फिर वो रह जाएगा आपके नोट्स में, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं 3D सीरीज की बात करूं तो 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर हमारा जिंक तक होता है 21 से 30। तो हमें पता है, क्या पता है कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है मेरा बेटा? साइज घटता है जनरली। अगर साइज घटता है तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो डेंसिटी इंक्रीज होगी, बोलो। यस मैम। लेकिन इन केस ऑफ जिंक, जिंक में याद करो क्या था? साइज बढ़ गया था, याद करो। और अगर साइज बढ़ गया था तो डेंसिटी क्या होगी फिर? डिक्रीजेस। बोलो हाँ के ना? और अगर तुम मुझसे पूछोगे पूरे
अगर पीरियोडिक टेबल में पूछोगे सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, तो ओस्मियम हैज हायर डेंसिटी इन डी ब्लॉक। हालांकि ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ, बट आप लोग अपने नोट्स में जरूर लिखेंगे। ओस्मियम की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है डी ब्लॉक में। और अगर मैं पूछूं कि 3D सीरीज में सबसे कम किसकी होती है, तो जिंक की सबसे कम होती है डेंसिटी। चांसेस कम है डेंसिटी से सवाल आने का, बट जितना तुमसे पूछा जा सकता है उतना मैंने बता दिया है। ठीक है जी, यस मैम। हो जाएगा। चलो अब आओ नजर दौड़ाते हैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की टेबल पे। तो तुम्हें मैंने इसमें से अभी तक क्या क्या बता दिया, अभी क्या क्या बता दिया वो देख लेते हैं। अभी तो वैसे बहुत कुछ बताना बाकी है, बट बता क्या क्या दिया देखो इधर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डन है, हाँ मैम डन है। एटॉमिक नंबर बता दिया आपने। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बता दिया। देखो इधर देखो, सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है तुम्हें, वेनेडियम। समझे? बस उसने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया, और बच्चे पढ़ के ही नहीं जाते, कहेंगे क्या पढ़े क्या करेंगे हम ये पढ़ के, इसीलिए लिखवाया हमने। क्योंकि डी ब्लॉक में से बेटा छाट छाट के एग्जामिनर डालते हैं क्वेश्चन, एंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन दे आस्क ना इन द पास्ट 2-3 इयर्स, एक नंबर के सवाल पूछ रहा है वो, एक नंबर के। इजी सवाल तो है ही नहीं वो, आप समझ लो। इनऑर्गेनिक का लेवल भी बढ़ा दिया पिछले 2 साल से। लेकिन अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो ढंग से, जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, और आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो आई एम 100 क्या 200% श्योर आपसे सवाल बनेगा। लेकिन क्लास में पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे, वरना तो ऐसे ही देखते रह जाओगे क्वेश्चन में ये क्या था। और ध्यान रखना इस चैप्टर को डीपीपी आप तभी सोल्व कर पाओगे जब रिवाइज करोगे पहले क्लास को, वरना नहीं हो पाएंगे। सबसे कम किसका देखो ना, जिंक का। देख रहे हो? क्रोमियम का तो बेटा क्रोमियम का तो देखो ना, टाइटेनियम से भी कम है। ठीक है, चलो मैम आपने ये भी बता दिया। बस इसमें वेनेडियम का किसका ज्यादा है किसका कम है यही ध्यान रखना। वो पूरा ऑर्डर नहीं पूछेगा कि और शुरू से लेकर अंत तक लगाओ, ऐसा नहीं पूछेगा वो। मेटेलिक और आयनिक रेडियाई बता दी थी मैंने। मेटेलिक रेडियाई में देखो ना, मैंने क्या कहा था, स्कैंडियम से लेकर वेनेडियम क्रोमियम तक घटेगी, फिर मैग्नीज की देखो बढ़ गई, फिर आयरन कोबाल्ट निकल की ऑलमोस्ट बराबर है, फिर बढ़ गई। यही बताया था मैंने कल वाली क्लास में। ठीक है, आयनिक रेडियाई में भी क्या है, आयनिक रेडियाई में भी देखो वैसे तो घटनी चाहिए, लेकिन देखो मैग्नीज की बढ़ी हुई है, यहाँ पे बढ़ी हुई है। तो ध्यान रखना मेटेलिक और आयनिक रेडियाई में मैग्नीज की तुम्हें बढ़ी हुई दिखाई देगी। ठीक है, अच्छा और क्या कर लिया मैम हम आपने, आयनाइजेशन एंथैल्पी अभी कराऊंगी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी उससे आगे का टॉपिक है। डेंसिटी मैंने बता दिया है। देखो डेंसिटी क्या हो रही है, स्कैंडियम से लेकर देखो ना बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, कॉपर तक 8.9 गई, फिर जिंक की क्या हो गई है देखो, कम हो गई है। और सबसे कम किसकी है, इज दैट क्लियर? तो डेंसिटी तक हमने कर लिया है, हो जाएगा। यस। चलो सारे बच्चे आगे हेडिंग डालो, आयनाइजेशन एंथैल्पी। डाला? चलो। यस मैम। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इन जनरल लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी
इंक्रीजेस यही बोलते हैं हम लोग, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि साइज घटता है, इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में दिक्कत होती है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. बट इन डी ब्लॉक देयर आर एक्सेप्शंस। मैम एक्सेप्शंस का तो भंडार है ये, तभी तो चैप्टर बनाया गया है। तो अगर मैं 3D सीरीज में बात करूं तो इधर एक बार नजर दौड़ाओ, इधर आना, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, सिर्फ मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही हूँ फिलहाल, ठीक है? आपको क्या दिख रहा है? लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, बढ़नी है ना? तो देखते हैं बढ़ रही है क्या। 631 से 656 बढ़ गई। इनके सबके रीजन नहीं ढूंढ पाओगे, एनसीईआरटी भी खुद कहती है कि भाई साहब रीजन सबके नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए बहुत गौर से सुनिएगा कि मैं क्या बता रही। बढ़ी, फिर बढ़नी चाहिए, कम हो गई तो मैं इस पे गोला लगा देती हूँ, मतलब वेनेडियम में एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है? फिर क्रोमियम की बढ़ गई, हालांकि इतनी नहीं बढ़ी, देखो ना सिर्फ 3 यूनिट से बढ़ी है। फिर मैग्नीज की बढ़ गई, फिर आयरन की बढ़ गई, फिर देखो इसकी कोबाल्ट की कम हो गई, बढ़नी चाहिए ना, कम हो गई। फिर निकल की कम हो गई, फिर बढ़ गई और बढ़ गई, यानी कि कायदे से तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन 3 लोग ऐसे थे जो रास्ते में बाधा डाल रहे हैं। कौन कौन से? वेनेडियम, कोबाल्ट और निकल। इन वाले केस में वैल्यू थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन क्या आई हुई है? कम आई हुई है। यानी कि कौन रोला डाल रहा है? वेनेडियम, कोबाल्ट और निकल। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? वीना को, मेरी बैटरी गई, वीना को पैसा नहीं देना। वीना को पैसा नहीं देना। वीना कौन है? वेनेडियम भैया जी। को कौन है? कोबाल्ट। पैसा नहीं कौन है? निकल। ये तो वो हो गया जहां पे तुम्हें एक्सेप्शन देखने को मिल रही है। अगर मान लो एग्जामिनर का दिमाग घूम गया और वो पूरे 3D सीरीज में फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर लेगा तो क्या होगा? तो मैम क्या करें? फिर मैं ऑर्डर लिखवा देती हूँ, चांसेस आर वेरी रेयर पूछेगा, लेकिन मैं बता देती हूँ ये, क्योंकि ये देखो ना ऑर्डर वाइज नहीं लिखे हुए। देखो ना एनसीईआरटी ने तो सिर्फ वैल्यू लिख के छोड़ दी, ऑर्डर थोड़ी ना लिखा है। लिखा है क्या ऑर्डर? ऑर्डर हम लिखेंगे। ऑर्डर क्या है? चलो लिखो। ये है ऑर्डर। अगर तुमसे याद होता तो कर लेना, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि आने के चांसेस इसके बहुत कम हैं। तो देखो ना, स्कैंडियम से बेसिकली क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए ना? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो ये देखो ये ऑर्डर आ रहा है, स्कैंडियम तेरी विदाई कर। क्रोमियम की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन किसकी ज्यादा हो गई? वेनेडियम की। देख रहे हो? ठीक है, तो वेनेडियम आ गया हमारा यहाँ पे स्कैंडियम के पीछे। सॉरी, उल्टा बोल रहा क्या मैंने? वेनेडियम की हमारी लेफ्ट टू राइट बढ़नी चाहिए, लेकिन वेनेडियम की क्या हो रही है? ये वीना को पैसा नहीं देना में हो क्या रहा है? कम हो रही है ना? तो वो इतनी कम हो रही है कि भाई साहब टाइटेनियम से भी पीछे आ गई। ठीक है जी, इतना। और किसमें था एक्सेप्शन? वीना को नहीं देना पैसा, कोबाल्ट और निकल में। इधर नजर दौड़ाओ, निकल की कितनी है? निकल की है 736 और कोबाल्ट की कितनी है? 758। तो देखो ना, निकल यहाँ पे बैठा है और कोबाल्ट, निकल और कोबाल्ट में कौन आ गया है?
कॉपर आ गया है। थोड़ा सा हल्का फुल्का याद रख सकते हो, है ना, हल्का फुल्का याद रख सकते हो। और सबसे ज्यादा किसकी है, जिंक। अभी इनके जो जो रीजंस आप लोगों के एनसीईआरटी में, देखो एनसीईआरटी में ना बहुत बहुत चीजें अच्छी दी हुई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनकी एक्सप्लेनेशन में एक बढ़िया तरीके से नहीं दी हुई। मतलब पढ़ाऊंगी मैं भी वही जो एनसीईआरटी में है, बट एनसीईआरटी में द लैंग्वेज दे यूज वो डिफिकल्ट है। तो उसमें उन्होंने सबकी एक्सेप्शन ही दे रखी कि भाई वेनेडियम की क्यों कम हो गई है, कोबाल्ट की क्यों, ये नहीं दी हुई एक्सेप्शन, मतलब रीजन नहीं दिया हुआ। अब उन्होंने जो दिया हुआ है भाई हम तो वही पढ़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि पेपर में सवाल कहाँ से बनेगा, एनसीईआरटी की लाइनों से बनेगा, चुन चुन के। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ, मैं जितने भी सवाल मैंने अभी तक पिछले 7 साल में देखे हैं बेटा, एनसीईआरटी से बाहर आया ही नहीं है ये चैप्टर। 95% सवाल वो एनसीईआरटी की लाइनों से उठे। मैं आपको दिखा भी दूंगी। अभी तक मैंने तुम्हें एक सवाल करवाया ना प्रीवियस ईयर आज की क्लास में, ये एनसीईआरटी में था या नहीं था? हाँ मैम। हाँ क्लास में था। अब मैं जितने भी आगे क्वेश्चन भी कराऊंगी तुम्हें खुद दिखाऊंगी वो एनसीईआरटी की लाइंस आएंगे, इसलिए बस मेरे साथ बने रहो। क्या तुमने ये बातें लिख ली? यस मैम। यस मैम। चलो आइए, ठीक है, चलो वीना को पैसा नहीं देना। उसके अलावा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ती है, ये तो तुम्हें मालूम होगा। मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा ना, उस पे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली ज्यादा होगी? थर्ड वाली, फिर सेकंड, उससे कम फर्स्ट। देख भी रहे हो ना तुम, इधर देखो, 631, 1235, 2300, 1300, 2600, 1400, 2800, 1500, 2900 दिख रहा होगा। यस मैम। ठीक है, चलो मैम, अब हम क्या करेंगे, जो इन्होंने सारी वैल्यूज दे रखी हैं, इन वैल्यूज में से हम क्या करेंगे, पॉइंट्स बनाना शुरू करेंगे कि कौन से पॉइंट से सवाल हमसे पूछा जा सकता है। स्टार्ट करें? चलिए आइए। तो सबसे पहले हमने ये देखा बेटा, क्रोमियम के केस में बढ़ी तो है आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन ज्यादा बढ़ने को, ज्यादा देखने को मतलब ज्यादा नहीं बढ़ी, सिर्फ कितनी यूनिट बढ़ी है? 3 यूनिट ही बढ़ी है। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, चलो आते हैं हम। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट मेरे सारे बच्चे लिखेंगे, पहला पॉइंट आज की क्लास का, कि क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, इतनी ज्यादा नहीं है ना। अभी मैं बताती हूँ ऐसा क्यों। मैं पहले पॉइंट्स लिखवाऊंगी, उसके रीजन बताऊंगी, तुम भी ऐसे ही करना, पहले पॉइंट्स लिखना, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखना। तो मैंने पहले पॉइंट लिखा, अब इसका रीजन लिखूंगी। मैंने कहा कि क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है। जब भी तुम्हारे पेपर में आयनाइजेशन एनर्जी का सवाल आएगा, तुम उसको किससे सॉल्व करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के। तो क्रोमियम का क्या होता है? 24, बताओ। यस मैम। तो आर्गन 18 3d5 4s1। तो एक बात बताओ, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगी तो क्या बन जाएगा? 3d5। हरलीन ठीक है क्या? आर्गन 18, हरलीन कहाँ गई है? आर्गन 18 3d5। तो अब एक बात बताओ, इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्यों कम है? क्यों बोला? क्योंकि मेरा बेटा जैसे ही अगर आप यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? 3d5, विच इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बोलो, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा, मेरी एनर्जी तो खर्च होएगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मेरे को उसके बाद क्या मिल रही है? स्टेबिलिटी मिल रही है। आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बोलो यस मैम। सेकंड पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे। आइए, इसके बाद मैं रिवाइज भी कराऊंगी, सो डोंट वरी। सेकंड पॉइंट लिखो, क्रोमियम एंड कॉपर लिखो। क्रोमियम एंड कॉपर acquire stable configuration after the removal of first electron and second electron, ये रुको, and
and removal of second electron from D5 and D10 is quite difficult. ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम इज हाई. कैसे मैम? इधर देखना, क्रोमियम प्लस में क्या होगा, 3d5 बनेगा ना आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s, और कॉपर +1 में क्या होगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s, तो ये बन जाएगा 3d10, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद ये बन चुके हैं फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड. बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. तो अगर तुम अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो तुम्हारे लिए निकल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए एनर्जी खर्च ज्यादा करनी पड़ेगी. बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यहाँ पे देखो, क्रोमियम की अगर मैं सेकंड देखूं तो यहाँ पे देखो 1500 दिख रही है, बाकी के केस में यहाँ पे देखो 1400 है, 1509 है, देख रहे हो. और कॉपर के केस में देखो ना 745 से तुम्हें 1958 इतनी एनर्जी लग रही है. कैन यू सी दैट? Yes, ma'am. ठीक है. सो जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहां पे क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, निकल जाएगा बट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी. क्लियर हुआ यहाँ पे सबको? चलो थर्ड पॉइंट लिखेंगे मेरे सारे बच्चे. क्या कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्करी इज वेरी हाई. इज वेरी हाई. क्यों मैम? क्योंकि जिंक में और कैडमियम में, मरकरी में, तीनों में क्या होता है, D10 होता है, विच इज फुल्ली फिल्ड, विच इज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन. होता है कि नहीं होता है? S2 3d10, मतलब जिंक की बात करूंगी तो 3d10 हो जाएगा, और 4s2. कैडमियम की बात करूंगी तो 4d10 5s2. मरकरी की बात करूंगी तो आगे हो जाएगा. तो इसमें क्या है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फुल्ली फील्ड एस में से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? इसीलिए मेरा बेटा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना क्या है, बहुत ज्यादा है. इसीलिए देखो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है फर्स्ट 3D सीरीज में, वो सबसे ज्यादा तुम्हें जिंक की दिखाई दे रही है. दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में से आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. क्या क्लियर हुआ तीसरा पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है. चलिए उसके बाद हम बात करते हैं मेरा बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज. ये हमें चेक करना है. ठीक है. फिर हम चेक करेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर एंड जिंक की. लेट्स सी किसकी ज्यादा है किसकी कम है. चलिए आइए. तो हमें लगता है क्या, लेफ्ट टू राइट जाऊंगी ना, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं, तो मैग्नीज बाद में आता है, साइज कम होगा तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसकी ज्यादा हो जाती है, क्रोमियम की. तो चेक करते हैं. तो क्रोमियम में क्या होता है मेरा बेटा, 3d5 4s1 होता है. बोलो, जब तुम इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d5 बनेगा. बोलो. ऐसी अगर तुम मान लो मैग्नीज लिखोगे, आवाज आ रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो जब तुम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो S में से निकलेगा, यानी कि 4 में से निकलेगा तो 4s1. अब तुम जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो बेटा वो 3d5 से निकलेगा क्रोमियम में, और मैग्नीज में 4s1 से. तो बताओ भाई कौन से वाला क्या होगा? मैम ये तो हाफ फील्ड है भाई, स्टेबल है, तो यहाँ से निकाल पाना आपको बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा. तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या मैं बोल सकती हूँ क्रोमियम की ज्यादा होगी मैग्नीज से? बोलो. या तुम Yes. ऐसे भी लिख सकते हो, देख लो बेशक. इधर देखो क्रोमियम कहाँ है, कैडमियम तेरी विदाई कर मैं, 1592 और 1509 दिख रहा है सबको? Yes, ma'am.
आई होप Yes, विजन ma'am. क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बोलो। उसके बाद हम बात करते हैं कॉपर और जिंक की। तो कॉपर में क्या होता है मैम, 3d10 4s1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से निकालोगे तो ये 3d10 में कन्वर्ट होगा विच इज फुल्ली फिल्ड। जबकि जिंक में क्या होने वाला है, 4s2 3d10 होता है। तो अगर आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनेगा, 3d10 4s1। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तुम जिंक में से 4s में से निकालोगे और कॉपर में से 3d10। तो कहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगी, बोलो। Copper में. वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। तो एक्सपेक्टेड होना तो चाहिए जिंक का, लेकिन किसका है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, कॉपर भैया जी। ठीक है, या फिर इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। क्या ये 5 पॉइंट क्लियर हुए? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का अभी रिवाइज करवा दूंगी, डोंट वरी। आगे चलते हैं, 6th पॉइंट लिखो, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ। ये मैं पता क्यों लिखवा रही हूँ मैम, यही क्यों लिखवा रहे हो आप पॉइंट्स, क्योंकि अभी मैं एनसीईआरटी दिखाऊंगी वो कैसे लिखती है। थर्ड आयनाइजेशन ऑफ मैग्नीज इज वेरी हाई एज कंपेयर टू आर्यन। आर्यन कह रही हूँ, आयरन। एक बार चेक कर लें क्या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज की, देखना स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री। थर्ड वाली देखना, इसकी 2900 है, इसकी 3200 है। और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखो, वो इसकी ज्यादा है और फर्स्ट वाली भी इसकी ज्यादा है। यानी कि थर्ड में गड़बड़बाजी हो रही है, बोलो। यानी Yes, कि ma'am. अगर मैं फोर्थ Yes, ma'am. आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आयरन की ही ज्यादा है ना मेरा बेटा। सेकंड की बात करूं वो भी आयरन की ही ज्यादा है, लेकिन जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होगी, मैग्नीज की ज्यादा होगी आयरन से। ऐसा क्यों है, आइए देखें। मैग्नीज में क्या होता है, 3d5 4s2, बताओ हाँ के ना। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये तो पता चल गया ना 4s से निकलेगा, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ से 3d5 बन जाएगा। लेकिन आर्यन में क्या होगा, आयरन, मतलब मैं नाम एक्चुअली मैंने दूसरे बैच में है वो बच्चा, तो आयरन आर्यन निकल जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। 3d6 4s2। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे हाँ के ना, तो 3d6 4s1 बनेगा। नहीं, सोना नहीं है, सो जाओगे तो गया काम। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d6। तो अब तुम मुझे बताओ तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में कहाँ तुम्हें बड़ी दिक्कत आने वाली है मैम, ये Manganese में. को ये पॉइंट समझ में आया? कैन यू रेज योर हैंड, कृपया करके हाथ उठाइए अपना। डोंट गिव मी थम्स अप, जस्ट रेज योर हैंड। मतलब लगभग लगभग आधी से ज्यादा क्लास को समझ में आ गया, बहुत है मेरे को। अगर 20 बच्चे भी हाथ खड़ा कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। हो गए 6 पॉइंट, क्या कहते हो जी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो मेरा बेटा। क्या लिखोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज। ध्यान रखना 5d सीरीज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एनसीईआरटी में तो लिख लो, आ सकता है। जो 5d सीरीज होगी ना, उसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है 3d और 4d सीरीज। ऐसा क्यों, थोड़ा सोचना, कोई बच्चा सोच के बताए ऐसा क्यों है, ऐसा क्या रीजन हो सकता है जो एनसीईआरटी ने लाइन लिख दी। अबे सोच लो, बताओ।
वेरी गुड रविंदर मेरा बेटा, वेरी गुड। क्योंकि 5D सीरीज में क्या है, 4f में इलेक्ट्रॉन फिल होने लग जाते हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अगर पकड़ ज्यादा है तो भाई साहब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ड्यू टू, वेरी गुड बेटा, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ, सोचते नहीं हो, बस लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, दिमाग भी खुलना चाहिए लिखते लिखते। हो गया क्या? लिखो एक बार और कंफर्म करो। चलो अब यहाँ पे देखो, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, एक बार मेरे कहने पे पढ़ लो, नहीं समझ में आएगी मैं वैसे भी पढ़ाऊंगी तुम्हें, तो एक बार मेरे कहने पे पढ़ लो। ये एनसीईआरटी लिख रही है, बहुत ही बेकार लैंग्वेज में लिखती है एनसीईआरटी इस चैप्टर को, लेकिन आई होप कुछ तो समझ में आएगा। एक बार पढ़ के देखो, फिर मैं पढ़ाती हूँ तुम्हें। मैं 2 मिनट दे रही हूँ, इसको पढ़ो, रीड करो आप। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, जो यहाँ पे टर्म यूज हो गई है, बट मैं थोड़ा समझा देती हूँ। देखो देखो, लेट्स से आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले मेटल आपका सॉलिड फेस में है ना, तब आप जब उसको एनर्जी दे रहे हो तो वो गैसियस उसमें चेंज हो रहा है, बोलो। तो इसके लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना इसमें। उसके बाद बेटा अगर तुमने एक बार गैसेस फेज में चेंज कर लिया और अगर वो M+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब इसमें 2 आयनाइजेशन एनर्जी जा रही है ना, फर्स्ट और सेकेंड वाली, बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। अब तुम मुझे खुद सोच के बताओ, अगर कोई मेटल है वो M+2 में कब चेंज होना चाहेगा, जब बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं उसको लग रही हो चेंज होने में, है ना। और अगर बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है तो फिर मुश्किल से जाएगा +2 में, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, तो क्या बोलता है मेरा बेटा, बेटा माइक म्यूट करिए। तो यहाँ पे एक लाइन बोलता है ये कि लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इन मेटल की +2 होती है, मतलब जो ये स्कैंडियम से लेकर जिंक तक है ना, इनकी जो मैं बोलूंगी जो सारे के सारे हैं वो एक +2 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाते हैं, जिसमें वो 4s के इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो दिखा सकते हैं। स्कैंडियम उसमें से नहीं है, वो भी क्यों नहीं है मैं बता दूंगी। एक बात बताओ, वो कह रहे हैं टू फॉर्म द M+2 आयंस फ्रॉम द गैसियस एटम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्या ये क्लियर हुआ? अगर आप चाहते हो मेटल +2 में जाए तो 3 तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब 3 एनर्जीज, एक तो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यही पढ़ा रही हूँ इतनी देर से, समझने की कोशिश करो, खोलो ये दिमाग आंख वाक, यही पढ़ा रही हूँ मैं। अरे बोल दो भगवान, मेरे को तो कई बार चक्कर आने लग जाता है कि कौन सी लैंग्वेज में समझाऊं कि समझ में आ जाए। फिर उसके बाद बोल रहा है डोमिनेटिंग टर्म इज द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब वो ये बोल रहा है कि डोमिनेटिंग जो टर्म है, इंपॉर्टेंट जो टर्म है, वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, विच शोज अनयूजुअली हाई वैल्यू ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। ये मैंने बता दिया कि क्रोमियम और कॉपर के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि जब वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो D5 और D10 में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या मैंने बता दिया था? यस मैम।
ठीक है। फिर वो कह रहे हैं जिंक के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि जब जिंक +1 में है तो बेसिकली वो 3d10 4s1 में है, तो अगर तुम एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 3d10 में चला जाएगा। इसीलिए जिंक के लिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। मतलब क्यों कम है? मतलब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वो d10 में कन्वर्ट हो जाएगा, वही ये बोल रहा है। देखो Yes, ma'am. लेकिन जब मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ तो उसमें 4s ऑर्बिटल का रोल नहीं है, मेन उसमें रोल है d वाली ऑर्बिटल का। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया मैग्नीज +2 में d5 है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे भाई साहब भयंकर तुम्हें दिक्कत होगी। जिंक +2 d10 में है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे भयंकर तुम्हें दिक्कत होगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन मैग्नीज के लिए जिंक के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। क्या कोई दिक्कत हुई तुम्हें यहाँ पे? No, ma'am. उसके साथ साथ एनसीईआरटी बोलता है कि भाई साहब इधर आओ सुनो, देखा गया है कि कॉपर निकल और जिंक के लिए तीनों के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देखने को मिली है। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आप चाहते हो कॉपर +3 बने, निकल +3 बने और जिंक +3, जो कि होता ही नहीं है, जिंक +3, कॉपर भी +3 में नहीं मिलता, निकल फिर भी मिल जाता है +3 में, तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑब्टेन कर पाना भाई साहब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. तो कॉपर निकल और जिंक मतलब अपनी ये +2 वाली में ज्यादा खुश है। अगर तुम चाहते हो ये +3 में जाए तो भाई साहब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इनको ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। कॉपर तो वैसे +3 नहीं दिखाएगा, जिंक भी नहीं दिखाता है +3, निकल दिखा देता है, तभी इन्होंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। तो ये है एनसीईआरटी की लैंग्वेज। देखो ठीक है। Yes, ma'am. गुरविंदर, आकाश, मयंक, हर्ष, मनप्रीत, महकदीप, सुहानी, मनप्रीत, हरमीत, सुखजीत, सुहानी, अमनदीप, सौम्या, नेहा, संध्या, है क्या संध्या? संध्या नहीं दिख रही मेरे को। नवजोत कौर, ठीक है, ओके बेटा, ठीक है। चलो अमनदीप राय के नाम से किसने ज्वाइन किया बेटा? मैं भूल गई नाम तुम्हारा। कृपा, ठीक है क्या? Yes, ma'am. अच्छा मनदीप को, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगे? जैसे जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन को देता जाएगा, है ना, तो उसके ऊपर क्या आने वाला है? चार्ज आने वाला है ना। तो बेटा जो Yes, ma'am. ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और इसका रीजन क्या है शो करने का? क्योंकि मेरा बेटा जो ट्रांजिशन मेटल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है ना, n-1d में होते हैं इलेक्ट्रॉन और ns में होते हैं। बोलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये दोनों ही क्या कर देते हैं? ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं मेरा बेटा बॉन्डिंग में, ns के इलेक्ट्रॉन भी और n-1d इलेक्ट्रॉन भी, जिसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा वेरिएबल मतलब ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है मैग्नीज का, बताते तुम्हें। मैग्नीज में क्या है? 3d5 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो कर देते हैं पार्टिसिपेट। देखो इधर 1 2 3 4 5 4s2 है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन तो एकदम लूज हो जाते हैं, Mn+2 तो दिखाएगा। साथ ही ये भी निकल सकते हैं, ये भी निकल सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. इस वजह से मैग्नीज पे तुम्हें पता है कितने की ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है? +7.
7 तक Plus जा 7. +7 तक जा सकता है। सोचो उसके साथ कितना भयंकर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा, क्योंकि इतनी ताकत नहीं है किसी की हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सिर्फ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही काम कर सकता है। तो ये याद रखना, जो भी आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में दिख रहा है ना मेटल, मतलब पक्का उसके साथ फ्लोरीन या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो उनके साथ बॉन्डिंग करेगा। तो अच्छा, अगर मैं मान लो उसकी बात करूं आयरन की, तो आयरन में क्या होगा 3d6 4s2, तो 3d6 में क्या होगा, पेयरिंग होनी चालू हो जाएगी। देखो Yes, ma'am. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे क्या होती जाएगी, पेयरिंग होती जाएगी, तो बेचारे जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की ताकत है वो कम हो जाएगी ना। बोलो क्या कहते हैं? Yes, ma'am. चलो आप ये देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ, फिर इसके भी मैं शॉर्ट पॉइंट्स लिखवाऊंगी। इस चैप्टर में जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना पॉइंटर्स, वही तुम्हारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो किसकी वजह से है मेरा बेटा, वो है ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ NS और N-1 d इलेक्ट्रॉन। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज जनरली एग्जिबिट व्हेन NS इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएंगे, जब NS के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब दिखाएंगे, जब भाई साहब NS के साथ साथ D वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, ये वो कहता है एनसीईआरटी, इधर आओ, ये ध्यान रखने लायक है। अभी टेस्ट लूंगी तुम लोगों का, राज्य मत तो अभी तुम्हारे 5 नंबर का टेस्ट लूंगी, ना बताओ फिर तुम मुझे। ये देखा गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो आपके नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे आपके पी ब्लॉक एलिमेंट हो गए, वहां उनसे बहुत डिफर करती है। याद करो पी ब्लॉक में 2 यूनिट से डिफरेंस आता, पढ़ा के आई हूं मैं पी ब्लॉक, +3 +5 +7 ऐसे देखने को मिल रही थी ना ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 का डिफरेंस आ रहा था। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में कितने का आता है, 1 का ही डिफरेंस होता है। जैसे मैग्नीज है, 2 भी दिखा सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी। गेटिंग माय पॉइंट? टाइटेनियम 2 भी दिखा सकता है, 3 भी दिखा सकता है, 4 भी दिखा सकता है। समझ में आया? Yes, ma'am. झूठी हाँ मत भरो, अभी टेस्ट लूंगी। तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो, इधर आओ। 3D सीरीज की बात करूं, टेंशन मत लो, आपसे पूरे डी ब्लॉक का नहीं पूछेगा, वो आपसे 3D का पूछेगा। तो मैग्नीज की सबसे कितनी जा रही है मैक्सिमम 3D में, मैग्नीज भैया। और यहाँ से बढ़ो ना, यहाँ से क्रोमियम की मैक्सिमम भाई साहब 6 तक जा रही है, वेनेडियम की 5 तक, टाइटेनियम की 4 तक, और स्कैंडियम की सिर्फ 1 ही दिखाई दे रही है 3। यहाँ पे देखो जैसे जैसे जाते जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। क्यों? क्योंकि मैम पेयरिंग चालू हो गई ना, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, जोड़ियां बनी हुई हैं, पहले जोड़ियां बनी हुई हैं, तो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे इलेक्ट्रॉन इतने। जब भी बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, 1 और 1 इलेक्ट्रॉन के बीच में तो बनता है। तो जब ऑलरेडी पेयरिंग है तो ये करेंगे क्या पार्टिसिपेट बॉन्ड फॉर्मेशन में? No, ma'am. नहीं, बहुत मुश्किल है इनको निकालना। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट निकाल सकता है। तो यहाँ पे देखो आयरन की +2 +3 +4 +6 तक जा सकती है, बट आप लोग बस यही ध्यान रखिए आयरन की मोस्ट कॉमन +2 और +3 देखने को ही मिलती है। कोबाल्ट की भी +2 +3 ही देखने को मिलती है ज्यादातर। निकल की भी ज्यादातर तो +2 देखने को मिलती है, कई कंपाउंड्स में +3 +4 भी देखने को मिलती है। लेकिन बेचारा कॉपर और जिंक, देखो ना जिंक बेचारा एक ही में ही मिलता है, ना ही +1 में ना ही +3, +2 में खुश है। और कॉपर की भी 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आया कि मैम एक चीज तो हमें ये सारे पॉइंट्स में लिखवाऊंगी मैम, एक चीज तो हमें ये समझ में आई कि स्कैंडियम से लेकर जो जिंक तक है उसमें जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +2। तो +2 तो हर कोई दिखा रहा है एक्सेप्ट स्कैंडियम भैया जी। स्कैंडियम कहता मैं नहीं दिखाऊंगा +2। क्यों नहीं दिखाऊंगा? क्योंकि स्कैंडियम के पास क्या है, 21 नंबर है, आर्गन 18 4s2 3d1। अगर इसने +2 दिखाया तो क्या बन जाएगा ये बताना एक बार।
3D2 दिखा, स्कैंडियम +2 दिखाएगा तो 3D1, तो वो कहेगा सुनो, वो कहेगा मैं क्या पागल हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन तुम मेरे से निकलवा रहे हो और मेरे पास डी में रह गया 1, तो मैं क्यों रखूं ये डी वाला 1 इलेक्ट्रॉन, मैं तो डी को भगा दूंगा 1 इलेक्ट्रॉन को। क्यों भगा दूंगा? क्योंकि इसको भगाने से भाई मैं आर्गन बन रहा हूँ ना, तो मैं क्यों रखूं। तो इसीलिए स्कैंडियम कहता मैं ना दिखाऊं, मैं नहीं करूंगा +2 में, मैं तो +3 में ही आऊंगा, मैं तो +3 में ही आऊंगा। और जिंक क्यों कहता है भाई मैं तो नहीं आता +1 में, ना मैं नहीं आता +3 में, क्योंकि जिंक +2 में क्या है, वो 3D10 है। मजाल है, निकाल के दिखाओ इलेक्ट्रॉन, निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ, नहीं निकलेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ? Yes, ma'am. चलो पहला पॉइंट लिखो, आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट लिखो, या तो एक काम करो पहले सुन लो बाद में लिख लेना। ये देखो क्या एक काम करो बाद में लिखना, पहले पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है और मुझे बताओ क्या ये तुम्हें समझ में आया। पहला पॉइंट मुझे कंफर्म करते जाओ फिर मैं तुम्हें समझाऊं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ सीरीज। सही बोला ना, मैग्नीज बीच में आता है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। स्कैंडियम से मैग्नीज तक जाते जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती रहेगी, अभी मैंने तुम्हें बताया है। फिर वो कह रहे हैं कि द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड। एक बार बताओ, इधर आओ, तुम्हें सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ देखने को मिल रही है, बताओ मेरे को एक बार। एक्सट्रीम लेफ्ट में और एक्सट्रीम राइट में, यस और नो? यस Yes, sir. Yes, ma'am. मिडल में तुम्हें ज्यादा देखने को मिल रही है, तुम्हें यहाँ पे कम देखने को मिल रही है और यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है उन बेचारों के पास शेयर करने के लिए, है ना, एटॉमिक नंबर कम है ना, तो इलेक्ट्रॉन कम है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो बहुत ज्यादा है लेकिन पेयरिंग होना चालू होगी, इसलिए बेचारों के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. देखो यही लिखा हुआ है, पढ़ना है इसको। लास्ट वालों के पास डी इलेक्ट्रॉन तो बहुत है लेकिन ऑर्बिटल ही नहीं है बेचारों के पास शेयर करने के लिए, क्योंकि पेयरिंग हो गई है। पहले वालों में क्या है, इलेक्ट्रॉन ही बेचारों के पास बहुत कम है शेयर और लूज करने के लिए। आई होप इट इज क्लियर। सेकंड, स्कैंडियम की सेकंड वाली नहीं देखने को मिलती है, स्कैंडियम की थर्ड वाली देखने को मिलती है। ऐसे ही टाइटेनियम में बेटा 3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, +2, +3 और +4। बट जो +4 वाली होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है 3 और 2 से। क्यों होती है? क्योंकि टाइटेनियम +4 में ये क्या है भाई, D0 में है, ये D0 में रह के खुश है। टाइटेनियम 3 में D1 में और इसमें D2 में है, तो कहेगा भाई मैं तो D0 में जा रहा हूँ। ध्यान रखना D10 वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होगी, फिर D5 वाली, फिर D0 वाली, है ना। एक बात बताओ, किसी के पास एक बंदा है, एक चीज है, एक इलेक्ट्रॉन है, वो कह रहा है मैं ये दे दूंगा तो मैं नोबल गैस बन रहा हूं, तो मैं काहे रखूं वो 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए वो 4 वाली में ज्यादा स्टेबल है। ऐसे ही जिंक सिर्फ कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, बोलो? +2। +2. ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, मैंने तुम्हें बताया था पी ब्लॉक एलिमेंट में जब तुम डाउन द ग्रुप जाओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बोल मत देना कि नहीं पढ़ाया मैम, मैंने पढ़ा दिया है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन भाई साहब डी ब्लॉक में उल्टा है। डी ब्लॉक में पता है क्या देखने को मिला कि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो हायर ऑक्सीडेशन ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं मोलिबेल्डियम और टंगस्टन की बात करूं और क्रोमियम की बात करूं तो ध्यान से देखो, मोलिबेल्डियम और टंगस्टन की 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम से, ये एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला, समझ रहे हो। जबकि पी ब्लॉक में नहीं होता ऐसे, उसमें नीचे जाते वक्त लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। क्या ये पढ़ाया था मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्रोमियम 6 में किस में होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में होता है क्रोमियम +6 में। ये मैं पढ़ाऊंगी आगे, सिलेबस में है तुम्हारे प्रॉपर्टीज। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या अगर क्रोमियम +6 में है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग, Yes, जबकि ma'am. मोलिबेल्डियम और टंगस्टन ये इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे।
ऐसे बैठे हो चुपचाप, मेरे को जल्दी बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है सुहानी, जल्दी बताओ, अभी तुम्हारा टेस्ट लेती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है सुहानी? अब तुम लोगों की खैर नहीं है। मैम जो खुद को रिड्यूस कर दे और दूसरे को oxidize। तो क्रोमियम बताओ +6 में क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? मैम अमनदीप, क्योंकि हाँ वो बोलो 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 बोलो। मैम वो ऑक्सीडाइज कर देता है। किसको? अमनदीप आप बताओ क्रोमियम +6 में क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जबकि मोलिबेल्डियम और टंगस्टन नहीं है इतने? मैम क्योंकि वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। बहुत ही बढ़िया, क्या मस्त एक्सप्लेनेशन दिया मनदीप, बिल्कुल गलत। गुरविंदर आप बताओ। मैम रिपीट करना है। मैं कह रही हूँ क्रोमियम +6 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है स्ट्रॉन्ग? क्यों मैंने ये लाइन बोली कि क्रोमियम अगर +6 में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और मोलिबेल्डियम और टंगस्टन जब +6 में है तो वो इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। सौम्या? मैम क्योंकि क्रोमियम आगे ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, वो रिड्यूस ही होएगा आगे। वेरी गुड, क्रोमियम की मैक्सिमम ही +6 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो अपने आप को ऑक्सीडाइज काहे करेगा, वो तो रिड्यूस करेगा ना। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूँ मोलिबेल्डियम टंगस्टन और क्रोमियम का, तो क्रोमियम की +6 से ज्यादा स्टेबल मोलिबेल्डियम टंगस्टन की है, तो कौन खुद को जल्दी रिड्यूस करना चाहेगा? क्रोमियम ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग कौन हो गया, क्रोमियम या मोलिबेल्डियम टंगस्टन? +6 में क्रोमियम हो गया ना। ठीक है, क्रोमियम हो गया ना। मोलिबेल्डियम टंगस्टन भी कर सकते हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, तो रट्टा मत मारो चीजों का। ऑलराइट, उसके बाद वाला जो पॉइंट है ये लोग आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन में, तो अभी के लिए इसको स्किप कर दो, है ना। अभी के लिए इसको लिख के बस नोट्स में छोड़ देना, ये मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम्हें नहीं मालूम होगा ना लिगेंड विगेंड क्या होता है। ठीक है, इधर आना, इधर आओ। ये क्या दिख रहा है तुम्हें टेबल में? तुम्हें मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहती हूँ, इधर आओ। टाइटेनियम मैक्सिमम +4 में जा सकता है ना, तो टाइटेनियम देखो यहाँ पे +4 में, और एक्स क्या है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन। तो देख रहे हो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ये किसके साथ दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही दिखा रहे हैं, दिख रहा है। और वेनेडियम की मैक्सिमम किसके साथ, वेनेडियम की मैक्सिमम कितनी जा सकती है बताओ मेरे को तुम लोग, कहाँ तक जा सकती है? +5। +5। और बोलो रविंदर, +5 तक जा सकती है। तो देखो अगर ध्यान से तुम देखोगे +5 वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही दिखा रहा है, कैन यू सी दैट? यस मैम। यस मैम। +5 वो ब्रोमीन के साथ नहीं दिखा रहा, वो आयोडीन के साथ नहीं दिखा रहा, वो क्लोरीन के साथ नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ फ्लोरीन। क्यों भाई? फ्लोरीन में अच्छी वाली ताकत है भाई, बहुत ताकत है। ठीक है, क्रोमियम का देखो, क्रोमियम मैक्सिमम +6 तक दिखा सकता है, तो देखो ना फ्लोरीन के साथ दिखा रहा है वो भी +6। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो मैग्नीज, मैग्नीज मैक्सिमम +7 तक जा सकता है, लेकिन फ्लोरीन के साथ सिर्फ वो +4 बनाने तक की ताकत रखता है, MnF7 नहीं बनाता है वो, MnF7 नहीं बना पाता है। तो मैम Mn की किस में होती है +7? एक तो इस वाले कंपाउंड में, ये सब लिखवाऊंगी कल वाली क्लास में, अभी तो टाइम हो रहा है इसलिए मैं इस टेबल के थ्रू समझा रही हूँ, है ना। यहाँ पे चेक करो, ये देखो मैग्नीज +7 में है, देखो यहाँ पे देखो Mn2O7 में मैग्नीज +7 में है, कैन यू सी दैट? तो तुम्हें कल मैं बताऊंगी कि मैग्नीज फ्लोरीन के साथ नहीं बना सकता 7 बॉन्ड, उसकी हिम्मत नहीं है, ऑक्सीजन भैया जी को आना पड़ेगा बीच में। आयरन की देखो, आयरन की इधर आओ, आर्यन का क्या बोल, आयरन, आयरन, तो देखो ना +2 और +3 दिखा रहा है। कोबाल्ट भी देखो +3 दिखा रहा है, वो भी फ्लोरीन के साथ दिखा रहा है। देखो निकल बेचारा तो कहता है यार +2 में ठीक हो,
है ना। वैसे वो +3+4 भी दिखा सकता है। तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे जाते जाते ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है। यस मैम। ये देखो CuX2 X2 वाला कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे CuF2 हो सकता है, CuCl2 हो सकता है, CuBr2 और CuI2 नहीं एग्जिस्ट करते हैं। कल बताऊंगी क्यों नहीं करते। और ऐसे ही देखो इसमें CuX में X क्या हो सकता है, यहाँ देखो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक है। तो अभी सिर्फ मैंने टेबल के थ्रू जस्ट ये समझाने की कोशिश किया है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जनरली फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ देखने को मिल रही है ना। और मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि जब तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें कम देखने को मिले, मिडल ऑफ द सीरीज में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है। यस और नो? ठीक है। तो ये बाकी का मैं कब करवाऊंगी, मंडे को या ट्यूसडे को, जब भी हमारी क्लास आएगी हम लोग तब इसको करेंगे। ठीक है मेरा बेटा। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2025 का सवाल करेंगे सारे बच्चे। चलो ट्राई करो, छुट्टी नहीं हो रही है तुम लोगों की। 5 मिनट हम क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करने वाले हैं। हरलीन आप बताओ मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर। मैम इसका ऑप्शन नंबर बी। मतलब दोनों सही हैं? यस मैम। मैगदीप, ओके दोनों सही है। मैगदीप, both are correct. बोथ आर करेक्ट। मनप्रीत, मैम ए ऑप्शन। स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है। ये किसने बताया? मनप्रीत ने। हाँ जी मैम। ओके। सुखजीत, ना पढ़ो तुम लोग। यहाँ पे बोला है क्रोमियम +6 ज्यादा स्टेबल होगा, ये तो गलत है ना, मोलिबेल्डियम ज्यादा होता है। क्रोमियम CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ठीक है। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है। हरलीन जी पहले तुमने ही ठीक बताया, अब तुमने ही गलत बताया। ये वाला भी मैंने नहीं कराया है टॉपिक, तो इसको छोड़ दो। ये बताओ अमनदीप, ये तुम बताओगी। द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मैम मैंगनीज Mn। ओके। रविंदर, बी ऑप्शन। मैग्नीज +7 तक जाता है। ठीक है, Yes, ma'am. +2 से +7। वेरी गुड। ओके, जिससे मैं पूछू वही बताए। कृपा, ये वाला क्वेश्चन, द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जिसको आता है हैंड रेज कर लो। मेरे को ये कृपा बताएगी। द एलिमेंट विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ प्रतीक, आप बताओ। प्रतीक, मैम स्कैंडियम। वेरी गुड, स्कैंडियम। ठीक है, +3 दिखाता है बस। ठीक है, तो देख रहे हो कैसे सवाल आए हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें आसान सवाल भी मिलेंगे। तो धीरे धीरे हम सारे कवर कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुछ मैं DPP में कवर करवाऊं, मतलब करोगे तुम, कुछ क्लास में कवर करोगे। और फिर जब सारी खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर तुम्हें अलग से मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोबारा दूंगी, ताकि तुम बार बार प्रैक्टिस करके इतने यूज टू हो जाओ, सामने जब सवाल आएगा तो तुम्हारे 4 नंबर पक्का। ठीक है, तो आज इतना ही करना। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट से ही करवाना चालू करूंगी। ठीक है, अभी तक जितना कराया, मेल्टिंग, बॉइलिंग, कॉइल, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी, उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि कल फिर मैं आगे कराऊंगी। मतलब कल मतलब जब भी क्लास लगेगी। ठीक है, मैम ये ना, मैम आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, मैम एफिनिटी हो गया, मैम एटोमाइजेशन हो गया, मैम इनकी कॉन्फ़िगरेशंस में ना एक्सेप्शंस लर्न करने में मैम बहुत कंफ्यूजन होती है। मैम नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जब आप 3-4 बार रिवाइज करोगी तो अपने आप हो जाएगा। और भी बच्चे करते, तुम लोग भी कर सकते हो। ओके मैम।
कंफ्यूजन का कोई वो नहीं है, मैंने ऑलरेडी ट्रिक बता दी है। आप लोगों को रिवाइज करके ही आप लोगों को बार बार रिवाइज करके करना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी ना हो जाएगा जेई, तुम्हें ऐसे मिल जाएगा क्या जेई? ऐसी लाखों बच्चों में से नहीं होता हजारों का सिलेक्शन। तो तुम्हें मुश्किल चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। आसान करते तो फिर ये क्यों करते, सीयूईटी कर लो। हाँ प्रतीक।